हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज से मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आप बेसिक के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और या कह सकते हैं चार्ज के प्रवाह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि किसी कंडक्टर में आवेशक के प्रवाह को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो क्या होगी, चार्ज के फॉर्म में होगी, चार्ज के फॉर्म में होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो मूवेबल नहीं होता है। ठीक, मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। क्या है, इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग लिमिट में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट में यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे क्या होती है, ये जो विद्युत होती है वो क्या होती है, फ्रिक्शन से उत्पन्न होती है। क्या, रगड़ से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विरामावस्था में होते हैं। और ये क्या होती है, इसमें इसका क्या होता है, इसको हम लोग घर्षण से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम स्केल को बाल में रगड़ते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और इनको हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इनका ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, डायनेमिक में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, जो कि क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, अल्टरनेटर के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों गतिशील अवस्था में होता है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन ज़्यादा होता है। इसका जनरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जनरेशन ज़्यादा होता है।
ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें इस प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी है एक स्थान से दूसरे स्थान में हम पहुंचा सकते हैं। क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसका यूज करते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है, तब तक आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए अब हम परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए परमाणु की संरचना है। ये जो होता है ये आपका नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक। ठीक है, इन सब के बारे में अलग अलग बताऊंगा आपको। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया, ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। ये जो आपकी सेल्स होती है ये क्या कहलाती है, सेल्स। सेल को बोलते हैं कक्षाएं। इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कक्षा जो होती है आपकी क्या कहलाती है, के कहलाती है। ये आपकी एल कहलाती है, ये आपकी एम कहलाती है, ये आपकी एन कहलाती है। के एल एम एन। ठीक है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे बोरबरी। बोरबरी के अनुसार ये जो कक्षाएं आप देख रहे हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों संख्या 2n² होती है। इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2n²। पहली कक्षा को हम लोग बोलते हैं के। ठीक है, तो के में इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या होगी, के में इलेक्ट्रॉनों संख्या की संख्या, अगर यहां पे हम n में 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 होंगे। अब बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नाभिक के पास की जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कक्षा है आपकी, ये कक्षा जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट क्या होती है, फ्लो होती है। ये भी आपको जानना जरूरी है। अब के बाद आपकी आती है एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8। एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 18 और एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो किसी भी तत्व का एलिमेंट का हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको लिखना, लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग नाभिक की बात करते हैं। नाभिक क्या होता है? नाभिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नाभिक की खोज जो है 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसने? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में ईस्वी में की थी। ठीक, अब देखिए नाभिक क्या होता है। देखिए नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, परमाणु का 99.9% भार होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाभिक में परमाणु का 99% भार होता है। नाभिक में परमाणु का 99% भार होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है नाभिक में? नाभिक के चारों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, नाभिक का व्यास क्या होता है, लगभग नाभिक का व्यास 10⁻⁻14 मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में मोशन करते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और क्या बताया था मैंने आपको कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो नाभिक के पास की सेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है। इसको लिखना, लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। पहला पॉइंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का सबसे हल्का कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे छोटा कण है। इस पे कितना आवेश होता है, इस पे -1.6, इसका आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इसकी भार की बात करें, इसका जो भार होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास जो होता है, इसका व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये किसी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और जो आपका परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का 1/1840 गुना होता है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका परमाणु होता है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल होता है। तो इसमें चाहे बता देता हूं, लिख लीजिए अगला पॉइंट, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है।
इसको लिखना आप लिख लीजिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम आपको प्रोटॉन के बारे में बताते हैं। अब चलिए प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1920 में। लिखेंगे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 में की थी। अब प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, नाभिक में आता है। तो लिखेंगे प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। इस पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन के अगर हम भार की बात करें, द्रव्यमान की, तो प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। प्रोटॉन के बारे में लिखना लिख लीजिए। इसके बाद आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। कहाँ होता है? नाभिक में होता है, नाभिक में पाया जाता है। अब ये क्या है? परमाणु का सबसे भारी कण है। तो लिखेंगे परमाणु का सबसे भारी कण। इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसकी खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, इसकी खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने जेम्स चैडविक 1932 में ईस्वी में की थी। इसको लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब चलिए हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे हम लोग
तो पदार्थ को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालक। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं कुचालक, कुचालक या आचालक, जो बोल पाए आप लोग। एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है आपका कंडक्टर, जिसको हिंदी में चालक बोलते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर, जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। अब चलिए सबके गुण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका क्या है? चालक। चालक क्या होता है? चालक में क्या होता है? धारा या इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो लिखेंगे धारा आसानी से प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित होती है। चालक में धारा आसानी से क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो लिखेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर उनको एक्सटर्नल हम लोग एनर्जी देंगे तो वो क्या होंगे? वो अपनी कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? लगभग इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻22 होती है। कोई अच्छा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10⁻22 होती है। चौथा पॉइंट क्या है? जितने भी आपके मेटल्स हैं वो आपकी क्या है? कंडक्टर है। सभी धातुएं, सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं। सभी मेटल्स आपकी क्या होती है बच्चों? कंडक्टर होती हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। रेजिस्टेंस का मान कम होता है। कंडक्टेंस का मान ज्यादा होता है। कंडक्टेंस का मान ज्यादा होता है। कंडक्टेंस का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। उदाहरण क्या है आपके? उदाहरण इसके सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या है? सिल्वर। उसके बाद आपका आता है कॉपर आता है। उसके बाद आपका आता है गोल्ड। उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद आयरन। सिल्वर की जो चालकता होती है वो क्या होती है? 96%। कॉपर की 90%। इसकी होती है 98%। लेकिन किन्हीं कारणों से इसको हम लोग
सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम की होती है 60% और आयरन की 40%। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम कंडक्टर को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं। कंडक्टर को अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस कम हो जाएगा, मतलब ये इंसुलेटर की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, इतना लिखना लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंसुलेटर के बारे में बताता हूँ। अब बच्चों देखिए, इंसुलेटर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मौखिक समझ लीजिए। इंसुलेटर क्या होता है, जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुएं में आपकी क्या हो गया, लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, गीली नहीं, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके क्या है, इंसुलेटर होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के गुण पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में या इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। नॉर्मल कंडीशन में जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसको क्या करते हैं, कंडक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं या डोपिंग करते हैं। कंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग करते हैं। डोपिंग करते हैं, ठीक है। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके उदाहरण हैं। अगला पॉइंट ये है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनको क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स। इनको एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इतना सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसको हो सके तो नोट्स में लिख लीजिए। चलिए हम लोग आवेश के बारे में डिस्कस करते हैं। आवेश क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पदार्थ नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब क्या होता है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, आवेशित पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आवेशित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन
की संख्या डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? आवेशित कहलाता है। तो वह पदार्थ आवेशित कहलाएगा, आवेशित कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाल को अगर हम आपने देखा होगा कि अगर हम बाल को स्केल से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद अगर इसको हम कागज के टुकड़ों से के पास ले आते हैं तो क्या होता है? कागज के टुकड़े क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों में चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। वही चीज कंडीशन यही है, ये चार्ज कहलाता है, ठीक है। अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। Q इज इक्वल टू N होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कूलाम में होते हैं, 6.258 होता है, 6.28 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक कूलाम में होते हैं, ठीक है। या Q इक्वल टू क्या होता है? IT भी होता है। अब कह सकते हैं एक कूलाम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें तो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE अपॉन T, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे किसी कंडक्टर में, उसको क्या बोल देंगे? धारा बोल देंगे। इस फॉर्मूले से आप क्लियर कर सकते हैं। इसको लिखना है, लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम कूलाम का नियम बताते हैं। अब देखिए तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? पढ़ा रहे हो, पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं। इतना कोई बुक में भी नहीं है। अब बताते हैं कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। देखो एक साइंटिस्ट थे कूलाम, उन्होंने कह सकते हैं न्यूटन के नियम को कॉपी कर लिया। न्यूटन के नियम को कॉपी। एक्चुअली क्या है कि पुराने जो साइंटिस्ट होते थे एक दूसरे के नियम को मॉडिफाई करके अपना नियम दे दिया। जैसे लेंज थे, तुम लोग पढ़ाया था लेंज? उन्होंने क्या किया? फैराडे के सेकंड लॉ को मॉडिफाई करके बता दिया, ठीक। उसी तरह उन्होंने एक कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया? न्यूटन के नियम के आधार पे अपना एक नियम दे दिया उन्होंने, ठीक। तो देखिए दो चार्ज ले लीजिए आप, एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। ये आपका Q1 चार्ज हो गया, ये आपका Q2 चार्ज हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस मान ली उन्होंने R। न्यूटन ने क्या किया था? यहाँ माना था पहला मास पिंड, दूसरा माना था M2 मास, और इनके बीच की डिस्टेंस R। तो देखो सिमिलरिटी है कि नहीं है? इन्होंने मास माना था, इन्होंने चार्ज मान लिया, ठीक। आकर्षण दोनों के बीच में होगा। अब देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव निगेटिव तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती। तो कूलॉम ने क्या कह दिया कि इनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो क्या होगा, इन चार्जों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो F है, ठीक है, वो क्या होगा, इन चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरा इन्होंने बताया कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, एक ही मर्ज कर दिया और ये हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और तुम लोग पढ़े हो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, K लगा दिया। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में? अब जो K की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, तो यहाँ पे हमने रख दिया तो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू कूलम। अब जो आपका ये Q0 है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.854 × 10⁻12। ठीक है, फैरेड पर मीटर, फैरेड पर मीटर। अब इस कूलाम के नियम की कुछ लिमिट्स हैं, इस कूलाम के नियम की कुछ लिमिट्स हैं। ठीक, इतना डीपली न जाओ, वो फिजिक्स में आ जाता है इंटर की। और एक बात ध्यान रखना कि जो आपका न्यूटन का जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, उसके बहुत गुना ये जो फोर्स लगता है ये ज्यादा होता है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम है, समझ में? नोट करना है, नोट कर लो।